हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और उसमें से sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किए थे हम लोग, एक एग्जाम्पल भी देख चुके थे। आज अगला एग्जाम्पल इस हाइब्रिडाइजेशन में sp3d और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे SF4 मॉलिक्यूल की। इस SF4 मॉलिक्यूल में यदि हम लोग बात करें तो सल्फर 4 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ऐसा सल्फर का वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ सल्फर 4 ही बना रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक लोन पेयर बचेगा इस पर। फिर हमने क्या देखा था कि जितने बॉन्ड बनते हैं एक एटम के द्वारा उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होने चाहिए। तो सल्फर यदि यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब सल्फर के पास यहाँ 4 अनपेयर्ड होने चाहिए। है कि नहीं वो तो कन्फिग्रेशन से पता चलेगा। तो एटॉमिक नंबर 16 वैलेंस कन्फिग्रेशन होता है 3s2 3p4, आगे 3d खाली होगा। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में 4, 1 2 3 4 और 3d में 5 ऑर्बिटल्स। तो चाहिए थे 4 अनपेयर्ड। सल्फर के ग्राउंड स्टेट में हैं 2 अनपेयर्ड। तो 4 करने के लिए क्या करना होगा, 3p के एक इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करना होगा वैकेंट 3d ऑर्बिटल में। एक्साइटेड स्टेट वाली बात होगी यहाँ। तो इसमें तो ठीक है। अब इसमें 3 बचे, 1 इलेक्ट्रॉन 3d में, ऐसा। और अब देखोगे तो 4 अनपेयर्ड हो गए। इसके बाद ये जो 4 अनपेयर्ड वाले हैं जो कि बॉन्ड बनाएंगे, और यह एक ऑर्बिटल जो कि लोन पेयर कंटेन किए हुए है, इन सारे ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्सिंग होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो यह ऑर्बिटल s का है तो लिखेंगे s, ये p हैं और p के 1 2 3 मिल रहे हैं तो 3 और एक d, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। तो अब यहाँ 5 ऑर्बिटल्स एक साथ बनेंगे, ऐसे 5 sp3d ऑर्बिटल्स हैं इस प्रकार से। अब यदि आप फ्लोरीन की बात करोगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कन्फिग्रेशन लिखोगे 2s2 2p5, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 5, 1 2 3 4 5। तो 2p का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, और यहाँ सल्फर का जो sp3d में है, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा टोटल 4 फ्लोरीन है, सॉरी इसमें लोन पेयर रहेगा ऐसा। तो इसका ओवरलैपिंग यहाँ होगा, बाकी के 3 में और फ्लोरीन आ जाएंगे ऐसे। तो यहाँ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वह सल्फर का sp3d ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। और इसको आप कैसे दिखाओगे, तो यहाँ कंसीडर करते हैं। सबसे पहले सल्फर के लिए ये जो 5 ऑर्बिटल्स है sp3d, इसको आप लिखो। sp3d का अरेंजमेंट हम लोग देख चुके हैं कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का, ऐसा। अब जरा याद करो, यहाँ सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है। जब इस हाइब्रिडाइजेशन को डील कर रहे थे वहाँ बताए थे कि यदि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है तो वह लोन पेयर हमेशा कहाँ होगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे होगा। तो ये तीनों इक्वाटोरियल होते हैं, ये दोनों एक्सियल। तो यही तीनों में से कहीं एक जगह पे लोन पेयर रहेगा। तो लोन पेयर को यहाँ दिखा दो, मान लो ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, सब में प्लस साइन होगा, सेम फेज में है ऐसा। बाकी सब में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब जो है फ्लोरीन के ऑर्बिटल को दिखाओ कि जो sp3d था सल्फर का, इसके साथ फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल मिला, तो p का शेप कैसा होता है, डम्बेल। तो डम्बेल से दिखाओ, या फ्लोरीन है ऐसा, यहाँ ओवरलैपिंग हो जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल से एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस ऐसा। फिर यहाँ भी फ्लोरीन प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ भी दिखेगा प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, और वैसे ही यहाँ भी प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो लोन पेयर वाला है, इसमें तो कुछ होएगा ही नहीं।
तो ऑब्वियसली हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दिस इज p ऑर्बिटल एंड दिस वन इज sp3d ऑर्बिटल। तो जो सिग्मा यहाँ बनेगा वह क्या हो जाएगा, sp3d p सिग्मा बॉन्ड। ऐसा लोन पेयर वाला बात को खास ध्यान में रखना था यहाँ कि वह लोन पेयर यदि है तो कहाँ होगा, तो यह लोन पेयर होगा इक्वाटोरियल ऑर्बिटल में। इक्वाटोरियल ऑर्बिटल का हम लोग देखे थे एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा ऑर्बिटल का और लोन पेयर वहीं रहेंगे। अब यदि बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो सल्फर 2 फ्लोरीन है इक्वाटोरियल पे और 1 इक्वाटोरियल पे यहाँ लोन पेयर है, बाकी 2 फ्लोरीन है एक्सियल पे। ऐसा फ्लोरीन के पास यहाँ से देखोगे 1 2 3 लोन पेयर बचेंगे, ऐसा 3 लोन पेयर। दिस वन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं हम लोग यहाँ से कि अब सेंट्रल एटम पे आ गया है लोन पेयर। तो लोन पेयर आ गया तो बताया कि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके चलते रिपल्सन होता है। तो जब यह लोन पेयर का रिपल्सन होगा तो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को दबाएगा और जब दबाएगा तो ये एंगल जो हम लोग देख रहे थे 120, अब वह 120 नहीं होगा, रिपल्सन के चलते जब बॉन्ड दबेगा तो सटेगा, एंगल घट जाएगा और हो जाएगा 102 डिग्री। और ई जो एंगल था दिस वन, यह परपेंडिकुलर होने के चलते 90 होता था, लेकिन अब तो 90 नहीं होगा क्योंकि अब बॉन्ड तो उधर चला गया है ना, तो यह 90 से ज़्यादा होगा। दिस इज 93.5 डिग्री। एक्सियल बॉन्ड लंबा होता है 1.64 एंगस्ट्रॉम, इक्वाटोरियल छोटा होता है तो ये हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। एक्सपेरिमेंटल डाटा है सभी ऐसा। और वेरी इंपॉर्टेंट कि शेप क्या होगा इसका, तो इस मॉलिक्यूल का जो शेप है, इस शेप को हम लोग लिखते हैं सीसॉ। या सीसॉ क्या है, सीसॉ शेप क्या होता है, तो सीसॉ झूला जो होता है, जाओगे आप पार्क वगैरह में तो ऑब्जर्व करोगे कि बच्चों के लिए जो झूलने के लिए एक झूला लगा हुआ रहता है, कैसे, तो यह स्टैंड रहता है और यहाँ ऐसे लगा हुआ रहता है दोनों तरफ से ऐसे। एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक इधर, तो इधर वाला बच्चा उठेगा तो ये नीचे जाएगा, फिर इधर वाला उठेगा तो ये नीचे जाएगा। तो वैसे ही है, ये ग्राउंड में लगा हुआ है, एक बच्चा यहाँ बैठेगा इसको पकड़ेगा, एक बच्चा यहाँ बैठेगा इसको पकड़ेगा, तो ये बच्चा ऊपर गया तो ये नीचे आया, ये ऊपर गया तो ये नीचे आया। झूला के जैसा है, झूला का नाम सीसॉ है, इसलिए इस शेप का भी नाम क्या हो गया, सीसॉ। तो याद हम लोग क्या रखेंगे कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन यदि है और उसमें सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है तो उस केस में शेप उसका क्या होगा, सीसॉ। एंगल भी चेंज कर गया, रिपल्सन के चलते एंगल घट गया, हम लोग देखे जो इक्वाटोरियल एंगल था, और एक्सियल एंगल जो था वह इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, तो अगला एग्जाम्पल इसी में है ClF3 मॉलिक्यूल का। ClF3 क्लोरीन 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है ऐसा। क्लोरीन का तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, बॉन्ड बन रहा है 3 तो 4 बचेंगे एज 2 लोन पेयर्स। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, वैलेंस कन्फिग्रेशन लिखोगे 3s2, यहाँ 3p5 ऐसा हो जाएगा। तो क्लोरीन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 अनपेयर्ड होने चाहिए, लेकिन ग्राउंड स्टेट में तो एक ही है, तो 3 के लिए आप क्या करोगे, एक ही इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाओगे, तो यहाँ का लोन पेयर ऐसे ही रह जाएगा, 3 आ गया, दिस इज क्लोरीन। अब यहाँ से इन दोनों ऑर्बिटल्स में लोन पेयर है, ये तीनों जो है सिंगल हैं, तो यही तीनों बॉन्ड बनाएंगे ओवरलैपिंग से, ये तो लोन पेयर वैसे ही रह जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो S का एक, P के तीनों और D का एक, sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऐसा ही रहेगा यहाँ लोन पेयर। अब फिर से यहाँ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो बस ये फ्लोरीन को इस बार आप यहाँ से जोड़ दो, बाकी 2 वैसे ही रहेंगे। तो इस बार जब आप शेप बनाओगे तो चूंकि यहाँ आप सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर्स, और अब जो ये 2 लोन पेयर आए, ये दोनों लोन पेयर रहेंगे कहाँ, तो ये लोन पेयर रहने वाले हैं इक्वाटोरियल पे। तो 2 है तो दोनों इक्वाटोरियल पे रखना होगा ना, तो जैसे यह क्लोरीन है
ये तीनों इक्वाटोरियल वाले ऑर्बिटल बनाओ और ये 2 एक्सियल वाले। तो ये दोनों जो इक्वाटोरियल है यहाँ इस बार लोन पेयर रख दो और इसमें सिंगल रखो ऐसा। अब जो 3 फ्लोरीन है ये तीनों फ्लोरीन का जो है 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो फ्लोरीन ऐसा प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्लस होगा, वैसे ही एक फ्लोरीन इस तरफ ऐसे प्लस माइनस और एक फ्लोरीन यहाँ प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्लोरीन के लिए सभी p ऑर्बिटल्स हैं और क्लोरीन का या कौन सा ऑर्बिटल है sp3d है। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा जो सिग्मा ही बनेगा, जाहिर सी बात है वो हो जाएगा sp3d p सिग्मा बॉन्ड ऐसा। और जब बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग इस मॉलिक्यूल के लिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए, Cl एक फ्लोरीन इधर है और बाकी 2 फ्लोरीन जो है एक्सियल वाले बचेंगे। चूँकि लोन पेयर यहाँ भी है तो रिपल्सन तो यहाँ भी ऑब्जर्व होगा। एक फ्लोरीन यहाँ एक फ्लोरीन यहाँ, बाकी ये 2 लोन पेयर ऐसा, 2 लोन पेयर दिस वन। फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर बचने वाले हैं। तो इस बार लोन पेयर इधर है तो रिपल्सन तो इस तरफ से होगा ना ऐसा, और जब रिपल्सन ऐसा होगा तो यह जो एंगल होता था 90 अब तो 90 नहीं होगा, 90 से कम हो जाएगा, 87.5 डिग्री हो जाता है। बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होगा, एक्सियल बॉन्ड है लंबा 1.70 एंगस्ट्रॉम, इक्वाटोरियल बॉन्ड है छोटा होगा 1.60 एंगस्ट्रॉम। शेप का क्या नाम है, तो ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं बेंट टी शेप। देखो ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऐसे टी होता है ना, तो वैसे ही टी के जैसा है ऐसा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मुड़ गया है इसलिए बेंट टी, मुड़ा हुआ टी ऐसा। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और यदि उसमें सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर्स हों तो उस केस में शेप क्या हो जाएगा, बेंट टी। ये बॉन्ड लेंथ एंगल ये सभी तो वैरी करेंगे ही, लोन पेयर आ गया है तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह एंगल जो है या बॉन्ड लेंथ है ऑब्वियसली अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग होगा। तो डाटा यदि आप नहीं याद रख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ समझना होगा बात को कि कौन सा बॉन्ड लंबा है कौन सा बॉन्ड छोटा है। एग्जाम में आएगा तो यदि आप डाटा नहीं लिख पाते हो तो कम से कम बॉन्ड इस प्रकार से खींचोगे ताकि यह इक्वाटोरियल से एक्सियल बॉन्ड लंबा लगे देखने में, या नहीं भी लगे तो आप लिख दो कि यह लॉन्गर बॉन्ड है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप sp3d के कंसेप्ट को समझ पाए हो ऐसा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें हम लोग लें, एक लास्ट एग्जाम्पल, XeF2 नोबल गैस का कंपाउंड है, जेनन 2 फ्लोरीन। तो जेनन नोबल गैस है तो वैलेंस शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्ड 2 बना रहा है मतलब 6 बचेंगे, 2 4 6 ऐसा। अब जेनन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एटॉमिक नंबर 54, तो लास्ट में लिखोगे तो होता है 5s2 5p6 और इसके बाद 5d होगा। तो चूंकि नोबल गैस है तो इसके ऑर्बिटल्स तो फुलफिल्ड होंगे ऐसा, लेकिन जेनन यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होने चाहिए, है नहीं, एक भी अनपेयर नहीं है, फुलफिल्ड है। तो 2 के लिए क्या करोगे, इस इलेक्ट्रॉन को आप प्रमोट करोगे यहाँ ऐसा। तो क्या हो जाना है, अब यहाँ से बचेंगे ये सभी एकक, दिस इज जेनन, 2 हो गए, ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, इस पर यहाँ 3 लोन पेयर, तो फ्लोरीन अब यहाँ से जा करके मिलेगा। एक बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना कि जो भी कंपाउंड बन रहे हैं या मॉलिक्यूल वह फ्लोरीन के साथ ही मैक्सिमम है। फ्लोरीन कहने का मतलब हुआ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही क्यों हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन पिछला लेक्चर में हमने दिया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ यदि बॉन्ड होगा तो उस केस में सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव आने के चलते इसका ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो पाता है, आसानी से हाइब्रिडाइजेशन हो पाता है।
तो इस बार जब आप दिखाओगे तो देखो सेंट्रल एटम पे 3 लोन पेयर आ गए, तो ऑब्वियसली ये तीनों लोन पेयर कहाँ रहेंगे, इक्वाटोरियल पे। तो इक्वाटोरियल पोजीशन भी 3 होता है इस केस में। तो जेनॉन 3 इक्वाटोरियल वाले ऑर्बिटल पहले बना लो आप ऐसा, और तीनों में रहेंगे लोन पेयर ऐसा, तीनों में लोन पेयर। बाकी 2 एक्सियल वाले बचेंगे ऐसा, ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक्सियल के जो 2 ऑर्बिटल है उसी में से जो है ना फ्लोरीन का ओवरलैपिंग होने वाला है ऐसा, 2p ऑर्बिटल से फ्लोरीन लाइक दिस प्लस माइनस, और यहाँ भी फ्लोरीन प्लस माइनस ऐसा। तो यहाँ भी फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है या जेनन का sp3d है, तो यहाँ से यदि मिलाओगे तो यह जो सिग्मा बना दिस इज sp3d p सिग्मा बॉन्ड ऐसा। और यदि इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जेनॉन 3 लोन पेयर तो बच ही गए इक्वाटोरियल वाले ऐसा, और ये एक्सियल के 2 बॉन्ड होंगे ऐसा। यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा दिस वन 180 डिग्री। क्यों ऐसा है, तो देखो लोन पेयर तीनों इक्वाटोरियल पे है, तो रिपल्सन हर तरफ से होगा, और जब हर तरफ से रिपल्सन होगा तो बॉन्ड ना तो इधर झुकेगा ना उधर। हालांकि ऐसा लग रहा होगा आप लोग को यहाँ कि इधर तो 2 लोन पेयर इधर 1 है, तो 2 लोन पेयर वाला तो ज़्यादा रिपल्सन करेगा। तो इसको ऐसे नहीं ना समझना है, इसको प्रैक्टिकली तो आप ऐसे समझने वाले हो हैं कि 3 लोन पेयर है मतलब ये तीनों इक्वाटोरियल पे है ऐसे, और तीनों 120 पे हैं सभी, तो जितना रिपल्सन ई करेगा उतना ही ई करेगा, उतना ही ई भी करेगा। तो ये नहीं कि उधर 2 इधर 1 है। अब यदि आप इसको ऐसे देखोगे तो फिर इधर 2 और इधर 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 की बात नहीं है, यहाँ की एंगल के आधार पे समझना है कि ये तीनों इक्वाटोरियल लोन पेयर 120 पे हैं, तो रिपल्सन बराबर करेंगे तो बॉन्ड ना इधर झुकेगा ना उधर, सीधा रहेगा 180 डिग्री, और शेप का नाम क्या हो जाएगा, लीनियर ऐसा। तो sp3d में 4 एग्जाम्पल्स हमने देखा। PCl5 सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं था, सारे बॉन्ड नॉर्मल थे, एंगल नॉर्मल था, शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो होना चाहिए। फिर SF4 देखा जिसमें सेंट्रल एटम पे 1 लोन पेयर आया, तो 1 लोन पेयर आ जाने से शेप हो गया सीसॉ, एंगल भी चेंज किया, बॉन्ड लेंथ तो होगा ही अलग अलग। फिर ClF3 का देखा हमने जिसमें 2 लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास, तो शेप बेंट टी हो गया, और लास्ट में 3 लोन पेयर रहा XCF2 में, तो यहाँ हो गया लीनियर। तो आप ऐसे याद रखोगे कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन, कोई लोन पेयर नहीं तो शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 1 लोन पेयर तो सीसॉ, 2 लोन पेयर तो बेंट टी, और 3 लोन पेयर तो लीनियर। मॉलिक्यूल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस जैसे बोले उस प्रकार से आप ध्यान में रखोगे। लोन पेयर के आधार पे कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना है, उस आधार पे आप समझोगे, तभी जो है समझ में आने वाला है, और तभी आप अच्छे से इसको कर पाओगे। अब हम लोग बात करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे, तो s का तो एक ही है, प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz2 प्लस dx2y2 ऐसा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्बिटल्स याद रखना कि किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। sp3d में देख रहे थे dz2 था, इसमें dz2 और इसके अलावा dx2y2, और इसके अलावा जो 3 d ऑर्बिटल बच गए dxy dyz और dzx, वे इन्वॉल्व नहीं है, ध्यान रखोगे आप। तो टोटल 6 मिल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो नए ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 6, एंड ऑल आर sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये सारे इक्विवेलेंट होंगे
जैसा sp3d में हम लोग देख रहे थे ना कि 3 और 2 के सेट में टूट रहा था, इसमें नहीं होगा, इसमें 6 के 6 वो इक्विवेलेंट होंगे। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाई अलोंग द एक्सिस, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग होंगे, मतलब 2 ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे होंगे, 2 ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे होंगे और बाकी 2 ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे होंगे। बाकी इंटरमिक्सिंग से हम लोग समझते हैं। एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप, ये पी एक्स है ऐसा, प्लस माइनस पी एक्स हो गया लिखा हुआ है। पी वाई का ऐसा शेप, प्लस माइनस पी जेड, जेड एक्सिस मान लो, प्लस माइनस ये डी जेड स्क्वायर है ऐसा, बीच में ऐसे राउंड करेंगे, प्लस प्लस, और ये डी एक्स टू वाई टू था, इसका शेप कुछ इस प्रकार से, एक्स पे 2 लोब और वाई पे 2 लोब्स। तो ये 6 ऑर्बिटल्स हुए, एस का स्फेरिकल, पी के 3 जिनका डंबल शेप, डी का 2 जिनका डबल डंबल शेप। अब जब ये 6 के 6 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो कैसा बनेगा वो जरा देखना। इन सबों का इंटरमिक्सिंग होगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो मिलने के बाद ऐसे ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऐसे ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऑल आर इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई एक्सियल इक्वाटोरियल नहीं होने वाला है यहाँ से। और यहाँ से बोले कि सारे एक्सिस पे लाई करते हैं, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन विल बी वाई एक्सिस एंड दिस वन विल बी जेड एक्सिस ऐसा। तो देख रहे हो 2 ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स, 2 वाई पे हैं, प्लस वाई माइनस वाई, और 2 जेड पे हैं, प्लस जेड और माइनस जेड। तो यह इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें एकदम याद रखोगे आप कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ऑल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाई अलोंग द एक्सिस। 2 ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस पे रहेंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स, 2 वाई की तरफ रहेंगे और 2 किधर रहेंगे, जेड की तरफ। और 6 ऑर्बिटल्स यहाँ इक्विवेलेंट है, सबका शेप साइज एनर्जी जो है यहाँ से बराबर होने वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, जैसा कि पीछे sp3d में हो रहा था। तो वह केस यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखोगे इस बात को। अब बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात यदि हम लोग करें तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा। इस प्रकार का देखो, यहाँ ये 2 वाई पे, 2 एक्स पे, 2 जेड पे, तो ऐसे दिखा देना आपको यहाँ पे। और यहाँ से सारे एंगल होने वाले हैं 90 डिग्री, कोई भी एंगल आप लोगे तो 90 डिग्री होगा। और इस शेप का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रल? तो लाइक टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के जैसा समझो। तो अब इस शेप को हम लोग डील करते हैं। सभी बॉन्ड लेंथ यहाँ बराबर होंगी, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। तो इसी शेप को जरा आप डिटेल किया जाए। This is octahedral. What is the meaning of this octahedral? Octa means 8 and hedral means face. तो उस प्रकार का फिगर जिसमें टोटल 8 फेस हो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। पहले सब बॉन्ड वगैरह की हम लोग बात कर लें इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मान लो है O,
दिस इज ABCDEF। तो इसमें से जो सारे बॉन्ड्स हैं OA, OB, OC, OD, OE, OF, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। ऐसे एंगल की बात करें, कैसे समझोगे एंगल को आप? तो देखो एंगल को इस प्रकार से समझो कि ये जो चार बॉन्ड हैं, ये चारों बॉन्ड पहले ऐसे हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी पॉइंट के चारों ओर का एंगल 360 होता है। अब ये 360 यहाँ चार भाग में बटा है, तो 360/4 कितना हो जाएगा? एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ मान रहे हो BCE और F ऐसे, तो यह जो एंगल है BOC, COE, EOF और BOF, ये 90 होंगे। एंगल BOC, एंगल COE, एंगल EOF एंड एंगल BOF, ऑल दीज आर 90 डिग्री। अब यह जो बॉन्ड OA है, यह OA एक्चुअली ऐसा है परपेंडिकुलर, दिस वन लाइक ऐसे ऊपर से। तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे कि B के साथ भी 90 बनेगा, C के साथ भी 90 बनेगा, E के साथ भी 90 बनेगा और F के साथ भी 90 बनेगा। ऐसे बॉन्ड को समझना है। बोर्ड पे यहाँ ऊपर खींचा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ये बॉन्ड ऐसे है, प्रैक्टिकली ऐसे है, तो सबके साथ 90 बनाएगा। तो यह था A, तो AOB 90, फिर AOC 90, ऐसे करके। तो एंगल AOB, एंगल AOC, एंगल AOE एंड एंगल AOF, ऑल आर 90। और उसी प्रकार से जो नीचे का बॉन्ड है OD, तो D फिर नीचे से परपेंडिकुलर है। A जैसे ऊपर से था, D वैसे ही नीचे से परपेंडिकुलर है। और जब नीचे से परपेंडिकुलर है तो कैसे होगा समझ ही रहे हो। ये जैसे ऊपर से बोले ना, तो अगला जो है D वह पीछे की तरफ से, तो वो भी परपेंडिकुलर ही होगा ना सब पे। तो यहाँ से एंगल DOB, एंगल DOC, एंगल DOE एंड एंगल DOF, ऑल आर 90 डिग्री। तो एक ऑक्टाहेड्रल फिगर में टोटल 12 एंगल बनते हैं जो 90 डिग्री के हैं। याद रखोगे आप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एक ऑक्टाहेड्रल में टोटल 90 डिग्री वाला एंगल कितने हैं, तो 12, ऐसे समझना है इसको। अब तो बॉन्ड सभी बराबर, एंगल सभी 90 डिग्री। अब ये 8 फेस हुए कैसे, तो उस 8 फेस को समझने के लिए इसको मिलाएंगे हम। ध्यान देना बढ़िया से। सबसे पहले इसको मिला दो ऐसा, ऐसे, फिर इसको यहाँ से मिला दो, अब ऐसे इसको यहाँ से मिला दो, कर दिए इतना। उसके बाद फिर अब C को मिलाओ A से, A को मिलाओ E से, उसी प्रकार से B को मिलाओ D से और D को मिलाओ F से। तो ये जो इसमें ट्राइंगुलर फेस है, 8 ट्राइंगुलर फेसेस, कौन कौन से फेस है समझना ध्यान से। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं फेस कैसे समझते हैं। सो जो ट्राइंगुलर फेस है, ब्लू लाइन से जो ट्राइंगल बन रहे हैं वही जो है इनके फेस है। तो मिलाओ सबसे पहले यहाँ से ABC लिख दिए, BCD, उसी प्रकार से CDE, DEF, EFA, हो गया ना, EFA। उसके बाद फिर देखोगे आप ABF, A या FAB लिखो, आप इसको FAB लिखो, FAB। उसके बाद ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो ACE, और फिर ऐसे ऐसे BDF, BD, हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 ट्राइंगल्स हैं जो यहाँ दिख रहे हैं ब्लू लाइन से जो हैं डॉटेड से, वही 8 इसके फेस हैं। तो ऑक्टाहेड्रल मतलब जिसमें 8 फेस हो, 8 फेस वाला फिगर जो है ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। क्या मतलब है इसका समझ गए। जनरली लोग कंफ्यूज कर जाता है बॉन्ड से कि टेट्राहेड्रल मतलब उसमें 4 बॉन्ड था, तो ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 बॉन्ड होगा। अरे ऑक्टा में 8 और टेट्रा में 4, तो आप समझ गए। लेकिन हेड्रल का मतलब कौन, हेड्रल का मतलब बॉन्ड नहीं, फेस। तो यह जो 3D फिगर है उसके फेस के आधार पे है कि टेट्राहेड्रल है तो 4 फेस का फिगर, ऑक्टाहेड्रल है तो 8 फेस का फिगर। तो बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। तो देख लिए इसमें एंगल सभी 90 डिग्री हुए,
बॉन्ड सभी बराबर हुए, 8 ट्रायंगुलर फेस बने, सारे ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग लाई करेंगे, इसमें कोई एक्सियल इक्वाटोरियल वाला बात नहीं होगा। तो इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग समझे। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।